हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट चैप्टर खत्म करने के बाद एक ऐसा टॉपिक जो काफी न्यूज में रहता है। और जैसा कि हेडिंग देख करके आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ये अभी एक तो करंटली न्यूज में है क्योंकि मणिपुर जो है वहां पे प्रेसिडेंट रूल अभी रिसेंटली लगा है, इसलिए। और नहीं तो नॉर्मली इमरजेंसी की बात होती रहती है। अब एक मूवी भी आई थी, वहां भी आपने सुना होगा। उससे पहले भी कई इमरजेंसी की बात चलती रहती है, मीडिया में भी रहती है। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए थोड़ा बन जाता है क्योंकि न्यूज में रहता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। और क्योंकि इस बार काफी न्यूज में रह रहा है तो ये थोड़ा इस पे फोकस देना बनता है अपना। ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस की तरफ मूव करते हैं। इंडिया में इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या है। ठीक है। तो शुरू करते हैं अब। सबसे पहला इमरजेंसी प्रोविजंस जो है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिकल सिचुएशंस हैंडल करने की पावर देते हैं। ठीक है। तीन तरह की इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और अलग अलग थ्रेट्स को टैकल करने के लिए ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। जैसे एक प्रोविजन है नेशनल सिक्योरिटी को, दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी प्रोविजन सुन तो रहे हैं काफी ज्यादा, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो देखो, पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो है, इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब होता है कि ऐसे लीगल मेजर्स जो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जैसे वॉर हुआ, रिबेलियन हुआ, या किसी और क्राइसिस में क्विक और इफेक्टिव डिसीजंस लेने की पावर देते हैं। और ये प्रोविजंस जो होते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच को टेम्पररी पावर्स देते हैं, जैसे जिससे वो रेगुलर लीगल प्रोसीजर्स को बाईपास कर सके और कुछ राइट्स और फ्रीडम्स को रेस्ट्रिक्ट करते हुए ऐसे पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन कर सके जो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो सकती। ठीक है। तो इस तरह की इमरजेंसी प्रोविजंस का मतलब होता है कि टेम्पररी डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स, ताकि क्राइसिस को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके। अब ये हुआ अपना इमरजेंसी प्रोविजंस का मतलब। ठीक है। और ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से बोरो किए, यानी जर्मनी से बोरो किए गए हैं। ठीक है। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन को वेमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आगे देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजन से जुड़े हुए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। आर्टिकल 352 जो है, अच्छा ये आर्टिकल, इसमें से कुछ आर्टिकल्स आपको याद करने जरूरी है क्योंकि वर्ड बाय वर्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये आर्टिकल किस इमरजेंसी को रेफर करता है। ठीक है। आर्टिकल 350 से लेकर 360 352 से लेकर 360 तक आपको सारे आर्टिकल्स याद नहीं करने हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको जो याद करने हैं मैं बता दे रहा हूँ। 352 किस चीज को रेफर करता है, 356 किस चीज को रेफर करता है, 356 के साथ 365 भी है। ठीक है, जो इसमें मेंशन नहीं है पर उसको भी याद करना पड़ेगा आपको। फिर आर्टिकल 360 किस चीज को मेंशन करता है। ठीक है। आर्टिकल 358 भी आपको कुछ हद तक याद करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अंदर जो है आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी प्रोविजन से डील करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने तीन तरह की इमरजेंसी अलाउ की हुई है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मैं एक बार बोलते चला जा रहा हूँ, आप भी ध्यान रखना। आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन की बात करता है। 353 जो है नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट की बात करता है। 354 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी प्रोविजंस को लागू करने की बात करता है। आर्टिकल 355 जो है यूनियन की ड्यूटी स्टेट्स को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाने की बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 356 जो है अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो क्या प्रोविजंस लगाने हैं इसकी बात करता है। आर्टिकल 357 जो है आर्टिकल 356 के तहत लेजिस्लेटिव पावर्स को एक्सरसाइज करने की बात करता है। आर्टिकल 358 है वो इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 के प्रोविजंस का सस्पेंशन की बात करता है। आर्टिकल 19 क्या, कुछ राइट टू फ्रीडम है, वो कौन कौन से फ्रीडम है वो बताओ आप। फिर आर्टिकल 359 जो है इमरजेंसी के टाइम पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट की के सस्पेंशन की बात करता है। पार्ट 3 मैंने पढ़ाया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स, उसको भी पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आर्टिकल 360 क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी से जुड़ी प्रोविजंस की बात करता है। ठीक है। ये सभी आर्टिकल्स जो है इमरजेंसी सिचुएशंस में कंट्री को की गवर्नेंस को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन तरह की इमरजेंसी सिचुएशन जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, अब वो हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहली जो इमरजेंसी सिचुएशन प्रोवाइड करती है आर्ट आर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो है आर्टिकल 352।
अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, ठीक है, ये इमरजेंसी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है। ये इमरजेंसी जो है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन होने पे लगाई जा सकती है। इस इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बोला गया है। टर्मिनोलॉजीज आप याद रखोगे, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का जो एक्सप्रेशन है वो नेशनल इमरजेंसी को रेफर करता है, ठीक है। देखो ये जो मैंने एक पेज भी लगाया, ये लगाया द हिंदू का, जब इमरजेंसी इम्पोज हुई थी नेशनल इमरजेंसी इंडिया में, तब का है, ठीक है। अभी तक नेशनल इमरजेंसी भी 3 बार इम्पोज हो चुकी है, बताऊंगा कब कब, ठीक है। इस इमरजेंसी में जो है इस फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर मिल जाती है ये नेशनल इमरजेंसी में। नॉर्मली तीनों इमरजेंसीज में नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर मिलती है, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं आर्टिकल 52 के नेशनल इमरजेंसी में। इसके बाद मैं नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के कुछ ग्राउंड्स बता रहा हूँ, वो याद रखना। अभी कुछ ग्राउंड्स तो बता ही दिया, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, इंटरनल डिस्टरबेंस भी एक रीजन था, पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इस वेग टर्म को रिप्लेस करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया। इंटरनल डिस्टरबेंस जो था उसको हटा करके, क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस का मिस इंटरप्रिटेशन एक बार हो चुका था 1975 में, जब इमरजेंसी लाई गई थी, इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे ही लाई गई थी। तो काफी वेग टर्म है इंटरनल डिस्टरबेंस, किसी भी चीज की, जैसे कुछ पॉलिटिकल अपीवल हुआ तो उसमें भी इंटरनल डिस्टरबेंस लगा सकते हैं, ठीक है। जो चीज हुआ था उस समय 1975 में, फिर कुछ भी कोई छोटा मोटा हुआ तो उसको इंटरनल डिस्टरबेंस लगा करके फिर ऐसे तो बार बार इमरजेंसी आती रहेगी और बार बार इमरजेंसी आती रहेगी, फिर देश का तरक्की कैसे होगा, ठीक है। तो इसलिए उस टर्म को हटा करके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को लगे कि वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाला है तो पहले से ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक। फिर 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के बाद प्रेसिडेंट एक से ज्यादा इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन भी इशू कर सकते हैं, चाहे पहले से एक ऑपरेशन में हो या ना हो, ठीक। दो तरह की इमरजेंसी होती है, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है और एक इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी जो होती है वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से होती है, और इंटरनल इमरजेंसी जो होती है आर्म्ड रिबेलियन की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद में फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978, उसके मुताबिक प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी तभी लगा सकते हैं जब कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन मिले, यानी लिखित रिकमेंडेशन मिले तभी। पहले सिर्फ पीएम के एडवाइस पे होता था, जो 1975 की इमरजेंसी थी वो सिर्फ एडवाइस पे हो जाता था। लेकिन उसके बाद फिर अमेंडमेंट लेकर के आए 1978 में, 44th अमेंडमेंट में ये बोला गया कि प्रेसिडेंट तभी इमरजेंसी लगा सकते हैं जब कैबिनेट रिटर्न में देगा रिकमेंडेशन, ऐसे नहीं कि, क्योंकि उस समय जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उसमें ये बोला जाता था कि प्रेसिडेंट उस समय नहा रहे थे, इतनी जल्दी थी कि प्रेसिडेंट नहाते समय ही उसे साइन लिया गया था, सिर्फ क्योंकि सिर्फ पीएम के एडवाइस पे हो जाना था। अब कैबिनेट के एडवाइस पे होगा तो कैबिनेट को बुलाना पड़ेगा, फिर उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। कैबिनेट में हो सकता है कुछ लोग मंजूरी दें, कुछ लोग ना दें, तो इतना जल्दी आसान नहीं होगा इमरजेंसी लगाना इंडिया में, ठीक है। तो थोड़ा उसको मुश्किल बनाया गया उस चीज प्रोसेस को, इमरजेंसी की प्रोसेस को। सब कुछ विम्स एंड फैंसीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पे नहीं रखा गया, ठीक है। उसके बाद जो है नेशनल इमरजेंसी के एप्लीकेबिलिटी, ठीक। तो वही लिखा हुआ है अप्रूवल रिक्वायरमेंट का, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की जो एप्लीकेबिलिटी है, नेशनल इमरजेंसी पूरे भारत में या किसी स्पेसिफिक पार्ट में भी लागू की जा सकती है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद प्रेसिडेंट को पावर मिल गई थी कि वो इमरजेंसी को सिर्फ एक स्पेसिफाइड एरियाज तक भी लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और अभी जो मैंने कहा था कि इमरजेंसी और फिर 3 बार लगाई गई है, तो 3 बार कब कब लगाई गई है, एक बार 1962 में लगाई गई थी, डिक्लेयर ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर, उस समय इंडिया और चाइना के जब वॉर हुआ था तब इमरजेंसी लगाई गई थी। फिर 1971 में इमरजेंसी लगाई गई थी जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश कट के अलग हो गया था, हमने एक नया नेबर बनाया था। जो लोग कहते हैं कि नहीं, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो इंडिया ने उस समय पड़ोसी बदले भी थे, पहले पाकिस्तान था अब बांग्लादेश, खैर वो पड़ोसी आज तो धोखा देने को उतर आया है, तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी अपब्रिंगिंग्स होती हैं, तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते, हैं तो वो भी वही पाकिस्तान वाले ही। फिर लेकिन कुल मिलाकर के सारे तीनों तो हैं अपने ही में दोनों। फिर 1975 से 1977 तक आते हैं, ठीक है। इसमें तो ड्यू टू इंटरनल डिस्टरबेंस ही लगी थी इमरजेंसी, ठीक है। तो ये इमरजेंसी का नेशनल इमरजेंसी ऐसे लगी है। फिर इसके जुडिशियल रिव्यू के स्कोप क्या है नेशनल इमरजेंसी के,
तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया कि इस अमेंडमेंट में नेशनल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून बना दिया गया था। ठीक है, मतलब अगर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो उस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि इसने 38th अमेंडमेंट के प्रोविजन को डिलीट कर दिया। अब जुडिशरी के पास वापस पावर आ गया कि वो नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन को रिव्यू कर सके। ठीक है, फिर आया मिनेर्वा मिल्स केस 1980 में। इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, ये केस आप एक बार पढ़ लेना, सारे इसके जितने भी आप अलग अलग इसके रेफरेंसेस मिलते जाएंगे अलग अलग चीजों में। ठीक है, मिनेर्वा मिल्स केस जो है 1980 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन को चैलेंज किया जा सकता है अगर डिक्लेरेशन मेलाफाइड इंटेंशन से किया गया हो, यानी दूषित इंटेंशन से, यानी कि गलत इंटेंशन से किया गया हो। मेलाफाइड मतलब ये हुआ। ठीक है, या इमरजेंसी लगाने का रीजन इररिलेवेंट या एक्स्ट्रानस हो। ठीक है, मतलब कोई इररिलेवेंट रीजन हो, कोई कुछ भी मतलब मन किया तो इमरजेंसी लगा दिए, तो ऐसे नहीं चल सकता। उस केस में फिर चैलेंज किया सकता है इमरजेंसी को सुप्रीम कोर्ट के में। फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, अगर प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से एक मंथ के अंदर अप्रूव होना चाहिए। इमरजेंसी को लगाने के लिए जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो ऐसा ही है कि प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा से एक मंथ के अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए। पहले ये 2 मंथ का टाइम था, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद एक मंथ कर दिया गया। अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो नए लोकसभा से पहले सेशन के 30 दिन तक इमरजेंसी वैलिड रहेगी, जब तक राज्यसभा उसको अप्रूव कर चुकी हो। ठीक है, तभी होगा वैलिड। तो नेशनल इमरजेंसी का लोकसभा और स्टेट असेंबलीज पे कुछ असर वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी भी न्यूज में रही है मूवी की वजह से। तो देखा गया पुराने कुछ साल में यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ भी लेता है, मूवीज वगैरह से भी कुछ इधर उधर से भी एक आध दो क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। तो इसलिए जो चीज मूवीज अगर न्यूज में ज्यादा रही है तो उससे, तो इसलिए मैं थोड़ा नेशनल इमरजेंसी पढ़ा रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी मूवीज बैठ के देखने लग जाओ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो बता दिया जाएगा आपको, बस उतना ही पढ़ना है, उससे आगे नहीं जाना है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का लोकसभा और स्टेट असेंबलीज पे क्या असर होता है। लोकसभा का टर्म जो है वो 5 साल से बढ़ाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के केस में, और हर बार 1 साल के लिए भी बढ़ा 1 साल के लिए ही बढ़ाया जाता है, चाहे जितनी बार चाहे। पर ये एक्सटेंशन जो है इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद तक ही रहता है। उसके बाद यही सेम चीज स्टेट असेंबलीज के लिए भी रूल है, हर बार 1 साल तक का ही एक्सटेंशन होता है, पर इमरजेंसी के 6 महीने बाद तक ही। ठीक है, इमरजेंसी खत्म होगा उसका 6 महीने के बाद ही 6 महीने के बाद ही इलेक्शन करवाना जरूरी है। ये मैंने बताया भी था आपको जब लोकसभा की पावर्स बढ़ा रहा था आपको तब। फिर नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये बता देता हूँ मैं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है कुछ फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। मेनली आर्टिकल 358 यानी राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 का सस्पेंड होना, जैसे कि जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होती है आर्टिकल 19 के जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरे पास राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री है। तो ये सब आपके राइट्स ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाती हैं। अगर आप कुछ इधर उधर करोगे तो उसके उन राइट्स का इस्तेमाल लेकर के आप कोर्ट पे नहीं जा सकते कि आपका ये राइट हनन हुआ है तो सीधे कोर्ट में पहुंच गए, तो वो नहीं हो सकता उस समय इमरजेंसी के दौरान स्पेशली। ठीक है, इसके लिए कोई अलग ऑर्डर भी जरूरी नहीं होता। अगर स्टेट किसी भी तरीके के कानून बना सकती है उस समय कि जो आर्टिकल 19 के अगेंस्ट होता है। ठीक है, इमरजेंसी जैसे ही खत्म होता है आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाता है। जैसे उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे लोकसभा का ये की लोकसभा का एक्सटेंशन चल रहा है तो 6 महीने के बाद फिर होना, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना है, तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लो आपकी इमरजेंसी आज के डेट में खत्म होती है तो आज ही के डेट में ऑटोमेटिकली आपकी आर्टिकल 19 रिवाइव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज, कि इमरजेंसी पीरियड में जो लॉज बनाए गए हैं या एक्शन लिए गए हैं उनको चैलेंज भी नहीं किया सकता कोर्ट में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि इट कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू पे ही उठा के सवाल पूछेगा अगर नेशनल नेशनल इमरजेंसी से पूछेगा तो ये पोर्शन इसलिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिगार्डिंग। ठीक है, फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 के बाद कुछ चेंजेस आए उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस में। वो ये था कि आर्टिकल 19 जो है वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से सस्पेंड हो सकता है, आर्म्ड रिवेलियन पे नहीं। अगर मान लो कोई आर्म्ड रिवेलियन कहीं हो रहा है तो उस केस में आर्टिकल 19 आपका सस्पेंशन नहीं होगा, आर्टिकल 19 चलेगा। और सिर्फ वही लॉज और एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्रोटेक्ट होंगे जो इमरजेंसी से डायरेक्ट रिलेटेड होंगे। ठीक है, सारे एक्शंस नहीं प्रोटेक्ट किए जाएंगे। जैसे
अभी मैंने बताया था ना कि इमरजेंसी पे जो लॉज बनाए हैं वो एक्शन लिए हैं, उनको चैलेंज नहीं कर सकते। तो सिर्फ वही लॉज एग्जीक्यूटिव एक्शंस को आप चैलेंज नहीं कर सकते जो इमरजेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड हो। ठीक है। फिर आर्टिकल 39 में जो बात की गई है वो बाकी फंडामेंटल राइट्स से सस्पेंशन की बात की गई है। प्रेसिडेंट अगर ऑर्डर पास करते हैं किसी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने का या राइट सस्पेंड कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट के पास पावर रखती है कि कोई फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कर सकते हैं इमरजेंसी के दौरान या उसको सस्पेंड करवा सकते हैं। ठीक है। या ये ऑर्डर जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में प्रेजेंट किया जाता है, और सस्पेंशन पूरे देश या किसी पर्टिकुलर एरिया में भी लागू हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे एक बार अगर ऑर्डर पास हुआ तो पूरे देश में ही उसको लागू करना है, नहीं, किसी पर्टिकुलर एरिया में जैसे आर्म्ड रिविलियन तो वहीं पे अगर आपका ये नेशनल इमरजेंसी चल रहा है तो वहीं पे ही लागू होगा, उसके बाहर लागू होना जरूरी नहीं। ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा बस वो रहता है कि आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 में, ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस और लेकर के आया। जैसे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है ये कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन इन ऑफेंसेस, मैंने समझाया हुआ है फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये काफी बड़ा इसका स्कोप है आर्टिकल 21 का, ये भी मैंने समझाया हुआ है, ये भी आप पढ़ लें जा करके। ठीक है। और सिर्फ वही लॉज एंड एक्शन चैलेंज की जाएंगे कि ये नहीं जा सकते जो इमरजेंसी डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो यहाँ आपकी जो है नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है। इससे ज्यादा नेशनल इमरजेंसी में कुछ बचता नहीं है पढ़ाने को। ठीक है, तो इतना आप पढ़ना। लक्ष्मीकांत में आपको सारी चीज मिल जाएंगे। और अभी रेगुलर न्यूज़पेपर में भी आ रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है यानी आर्टिकल 356 वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इतना आप पढ़ना। तब तक के लिए जय हिंद।